इस सप्तम परिच्छेद में किसका वर्णन किया है? जिस प्रकार से अभी हम विभक्तियों के प्रत्यय पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ सप्तम परिच्छेद में धातुओं के प्रत्यय पढ़। सप्तम परिच्छेद का नाम है तिङन्त विधानम। तिङन्त प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? जो धातुओं के साथ में प्रत्यय लगते हैं वो तिङन्त कहलाते हैं। अब धातु किसे कहते हैं? धातु का अर्थ है क्रिया। शब्द में दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है वाक्य बनाने में, एक तो कर्ता और दूसरी क्रिया। जो कर्ता शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम हुआ करते हैं, और जो क्रिया होती है उसको अपन धातु बोलते हैं। संस्कृत और प्राकृत भाषा में धातु कहते हैं, और हिंदी में तो वो क्रिया शब्द ही चलता है। तो क्रियाओं में जो प्रत्यय लगते हैं उनको बोलते हैं तिङन्त प्रत्यय। तिङन्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ती से वो प्रारंभ होता है प्रत्यय। आप लोगों ने पूर्व में जब छठी सातवीं कक्षा में संस्कृत पढ़ी होगी, उस समय संस्कृत में याद किए होंगे रूप धातुओं के, कैसे ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मा, ये ही तिङन्त प्रत्यय कहलाते हैं। जो अभी अपन ने बोला ना ती तह अंति, ये हर एक धातु में अपन जोड़ देते थे। पठती, पठसी, पठता, पठन्ति, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत है, पठामी, पठावा, पठामा। इस तरह से ये प्रत्ययों को जोड़ के अपन पठ धातु के वर्तमान काल के रूप बनाते थे। वर्तमान काल को ही संस्कृत में लट लकार कहते थे। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, उनमें सबसे पहला लट लकार था। हालांकि ये चीजें सबको बहुत कठिन लगती हैं, जब लकार का वर्णन आता है तो सबके सिर पे से निकल जाती है इससे, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। अभ्यास करने से सारी चीजें आ सकती हैं। और प्राकृत भाषा तो बहुत ही इजी है, क्योंकि वहां 10 लकार नहीं है, उनकी जगह पे सिर्फ 4 है। 4 भी क्या? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों काल। उसके साथ साथ में आज्ञावाचक या विधिवाचक एक ही चीज है। ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। जो संस्कृत में 10 प्रकार के हैं, वो यहाँ मात्र 4 प्रकार। तो वर्तमान काल के प्रत्यय अपन ने धातु के पढ़े ती तह अंति, उन्हीं को यहाँ अपन प्राकृत में पढ़ेंगे कि ती के स्थान पर क्या होता है, ता के स्थान पर क्या होता है और अंति के स्थान पर क्या होता है। अब जो आपने ती तह अंति पढ़ा है, ये तो छठवीं सातवीं की जो संस्कृत पढ़ी उसमें पढ़े, 10वीं तक की संस्कृत में। उस ती तह अंति को भी संस्कृत के व्याकरण में क्या कहते हैं, ये भी आज हम समझेंगे। क्योंकि ती तह अंति से तिङन्त प्रत्यय नहीं समझे जाते। जैसे हमने ये विभक्तियों के प्रत्ययों में सु धातु आदि, सुप धातु आदि पढ़ी थी। सबसे पहले धातु कौन सी थी? प्रथमा। सबसे पहले विभक्ति धातु ने, सॉरी विभक्ति कौन सी थी? प्रथमा विभक्ति। उसका एक वचन को क्या बोलते हैं अपन? सुधा, सु प्रत्यय है ना। उसके बाद में उसका बहुवचन को जस, जस विभक्ति। द्वितीय एक वचन को अम, द्वितीय बहुवचन को सश, तृतीय एक वचन को ता, तृतीय बहुवचन को भिस, पंचमी एक वचन को रसी, पंचमी बहुवचन को भ्यस, षष्ठी एक वचन को घस और षष्ठी बहुवचन को आम, सप्तमी एक वचन को घी और सप्तमी बहुवचन को सु। इसी प्रकार से इन धातुओं में भी उनके अलग अलग नाम हैं। ती तह अंति ये तो प्रत्यय थे, लेकिन उनको कौन से रूप कहते हैं? प्रथम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में क्या है, उत्तम पुरुष में क्या है। जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, उसी प्रकार से प्राकृत भाषा में भी 3 पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। या कभी कभी कहीं क्रम उल्टा भी मिलता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष से हमेशा आप याद रखिए, उत्तम कौन है? मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। यानी उत्तम पुरुष हमेशा मैं होगा, यानी अहम। मैं को प्राकृत में बोलेंगे अहम, संस्कृत में भी अहम बोलते हैं। तो उत्तम पुरुष सर्वश्रेष्ठ होता है, और उसे चाहे ऊपर लिख लो अथवा नीचे लिख लो। ये जैसी भी अपनी व्याकरण में जो नियम चलते, सब व्याकरण के अलग अलग नियम। यहाँ जो प्राकृत प्रकाश व्याकरण अपन पढ़ रहे हैं, इस प्राकृत प्रकाश में संस्कृत व्याकरण की छाया है। जो संस्कृत से ही सूत्र बनाए हैं, संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही, और संस्कृत शब्दों से ही प्राकृत की शब्दों की निष्पत्ति की है। तो उसी प्रकार से ये
व्याकरण में आगे ये विभक्ति और धातु प्रत्यय में भी जैसे संस्कृत में है उसी की यहाँ पर छाया बनाई जाएगी, यानी उसी के अनुसार प्राकृत बनाई जाएगी। तो वहां पर भी धातु के प्रत्ययों को अलग अलग कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण जो सबसे प्रसिद्ध है पाणिनि व्याकरण, उस पाणिनि व्याकरण के अनुसार ये विभक्ति के जो सी आदि रूप बताए वो उसके अनुसार है नाम। तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर विभक्ति धातुओं के भी रूप नाम देखेंगे कि उनको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। यह हमारे व्याकरण में ये क्रम चला है, उत्तम पुरुष को नीचे लिया है और प्रथम पुरुष को ऊपर लिया है। जबकि हमने इससे पूर्व प्रातः स्वयं शिक्षक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें इसके विपरीत था, उसमें नीचे प्रथम पुरुष था और ऊपर उत्तम पुरुष था। तो किसी भी अनुसार लिखो, अपन को तो पढ़ने से मतलब है, कहीं भी कुछ लिखो लेकिन लिखना सही है, ठीक है। अब प्रथम पुरुष में ये धातु प्रत्यय लिख रहे हैं अपन, धातु प्रत्यय, इसका जो एक वचन रूप है, अब इसमें अपने तो एक ही वचन होगा, एक वचन और बहुवचन दो ही वचन होंगे। संस्कृत में तो तीन वचन होते हैं, इसलिए ती तहा अंति, ती एक वचन में, तहा द्विवचन में और अंति बहुवचन में। लेकिन हमारे पास तो दो ही वचन है, इसलिए दो ही रूप चलेंगे। तो प्रथम जो है उसको बोलते हैं टिप, टिप, टिप में से भी पा हटा दो क्या बचेगा, ये हलंत वाला पा है, इसलिए हटा दो क्या बचेगा ती, इसीलिए ती तहा अंति यानी ती से स्टार्ट होता है, इसीलिए इनको तिगंत प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि ती से स्टार्ट हुआ है। प्रथम पुरुष का पहला प्रत्यय क्या है, ती, इसलिए तिगंत कहलाते हैं, ठीक है। और धातु विभक्तियों के प्रत्ययों को क्या कहा था, सुबन, क्योंकि वो सु धातु से स्टार्ट होता था। प्रथमा एक वचन की पहला रूप था सु, तो सु धातु से स्टार्ट होता था, इसलिए सुबंत, ये तिगंत। टिप, टिप का बहुवचन है छी, टिप का बहुवचन क्या है, छी। झी या इसी को अपन बोलते हैं अंति, झी का ही प्रत्यय है अंति। टिप का बहुवचन टिप। दूसरा मध्यम पुरुष में सिप, मध्यम पुरुष एक वचन में सिप और उसका बहुवचन था। उत्तम पुरुष में निप, उसका बहुवचन मस। ये तो संस्कृत के नाम लिख दिए हमने, टिप, झी, सिप, था, मिप, मस। हम आगे जब इनके अपने सूत्र पढ़ेंगे 7वें अध्याय के, तो उसमें ऐसे ही पढ़ेंगे कि टिप में ये प्रत्यय होता है, सिप में ये प्रत्यय होता है, झी में ये प्रत्यय होता है, था में ये होता है, मस में ये होता है, मिप में ये होता है, ठीक है। वहां ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको प्रथमा पुरुष एक वचन में ये प्रत्यय, वहां टिप नाम लिया जाएगा। प्रथम पुरुष बहुवचन का नाम लिया जाएगा झी, मध्यम पुरुष एक वचन का नाम लिया जाएगा सिप, मध्यम पुरुष बहुवचन का नाम था, उत्तम पुरुष एक वचन का मिप, उत्तम पुरुष बहुवचन का मस। अब संस्कृत भाषा में आत्मनेपद पद और परस्मैपद पद दो प्रकार के पद भी होते हैं, जिनके अनुसार धातुएं चलती हैं। तो धातुएं आत्मनेपद पद वाली भी हो रही है और परस्मैपद पद वाली भी है। ये जो अपन ने प्रत्यय लिखे, ये नाम लिखे हैं, ये आत्मनेपद पद के हैं। किसके लिए, आत्मनेपद पद के, नहीं सॉरी परस्मैपद पद के हैं ये। और आत्मनेपद पद के इनके अतिरिक्त होते हैं, उनको भी अपन एक बार देख लें, क्योंकि उनका यूज भी अपनी प्राकृत में किया गया है, जबकि प्राकृत में क्रियाएं ना आत्मने और परस्मैपद पद के नहीं है, बल्कि उभयपदी है। उभयपदी यानी दोनों प्रकार से चलती है, इसीलिए जो इनके प्रत्यय होंगे उसी में आत्मनेपद के प्रत्यय भी उसमें जुड़ जाते हैं, यानी एक साथ, इसीलिए प्राकृत में बहुत सारे रूप बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा आम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन में अपन जोड़ते हैं मी, और बहुवचन में हमें के साथ क्या जोड़ते हैं मो।
मो के साथ मु भी जुड़ता है, माँ भी जुड़ता है। तो मो और मु जो है वो तो परस्मैी पद का प्रत्यय है, यानी मस का प्रत्यय है। और जो माँ है, अंतिम माँ, वो किसका है? उत्तम पुरुष का आत्मनेपद का प्रत्यय है। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में था जहां लिखा है, वहां हम मध्यम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? मध्यम पुरुष में तुमम, और यहाँ तुम है ना? तो तुम्हें के साथ में क्या जुड़ता था? हाँ या इत था। दो रूप जुड़ते थे, दो शब्द प्रत्ययों के रूप में, हाँ और इत था। तो हाँ जो होगा वो परस्मैी पद है, और इत्था जो है वो आत्मनेपद। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको भी अपन लिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ ये परस्मैी पद है, परस्मैी। अब लिखना है आत्मने। आत्मने में भी यही लिखा अपन ने, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उनको कहते क्या है बस इसलिए अपन समझ रहे हैं। यहाँ आता है एक वचन में ता, बहुवचन में आता है झा, मध्यम पुरुष में एक वचन स्था, बहुवचन ध्वम, उत्तम पुरुष में एक, और बहुवचन। ये आत्मनेपद है, घबराना नहीं। इतनी सारी व्याकरण समझा दी जो अपने समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आज नहीं आएगी, बार बार अभ्यास करने से अवश्य आएगी। सिर्फ अपन को इतना याद रखना है, टिप प्रथम पुरुष में बोलेंगे टिप एक वचन में, बहुवचन में छी, मध्यम पुरुष में सिप, बहुवचन में था, उत्तम पुरुष में मिप, बहुवचन में मस, आत्मनेपद में प्रथम पुरुष एक वचन ता, बहुवचन झा, मध्यम पुरुष में एक वचन स्था, बहुवचन ध्वम, और उत्तम पुरुष में एक, बहुवचन में महेंग। महेंग या मस भी, महेंग भी बोलेंगे, ठीक है, महेंग। अब इनकी प्राकृत में लिखते हैं, ये जो अभी संस्कृत के नाम लिखे ना, इनमें प्राकृत में क्या रूप चलते हैं, तो वो अपन अब सूत्रों के माध्यम से बनाना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला सूत्र है तति पोरी देतौ। तति पोरी देतौ, ये सूत्र क्या कह रहा है? यहाँ आत्मने और परस्मय दोनों के एक साथ नाम लिखेंगे। तति यानी तावी है और तीवी है। टिप किसको कहते हैं? परस्मय में प्रथमा एक, प्रथम पुरुष एक वचन। और ता किसको कहते हैं? आत्मने में प्रथम पुरुष एक वचन। तो ता और ती दोनों आ गए, ठीक है। पौरी देतौ यानी उसमें क्या हो जाता है? ई और देतौ से निकालना, ई और ए दोनों होते हैं। किसमें? ती और ता में। ती टिप, टिप में और ता में क्या होता है? ई और ए। टी टिप में हो जाएगा ई और ता में हो जाएगा ए। उसके लिए गच्छ धातु है, जिसको गम बोलते हैं, उसका गच्छ आदेश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखना, तो उसके लिए दृश्य धातु है, ये संस्कृत में है। उसके प्राकृत में अलग रूप बनते हैं, जैसे दृश्य के स्थान पर दक्ष हो जाता है या पास हो जाता है। तो ऐसे वही अपन रूप बनाना सीखेंगे, तो उनके शब्दों के क्या आदेश होते हैं और उनके
धातुओं के साथ प्रत्यय क्या बनते हैं। तो ये तिप में ई और ता में ए प्रत्यय जुड़ता है। अब अपन सबसे पहले जो पट धातु है सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। पट धातु कैसी है, अकारांत है। कुछ धातुएं आकारांत भी होती हैं, ये अकारांत है मतलब अंत में आ है, छोटा आ है। तो पट धातु में ये अपन तिप विभक्ति है, तिप धातु रूप लगाए। पट धन तिप, पट धन तिप। तिप मतलब जैसे अपन संस्कृत में लगाते थे ती तहा अंति, यानी पट में ती जोड़ देते तो पठती शब्द बन जाता था। तो ऐसे ही उस ती के स्थान पे यहाँ तिप लिखा है अपन ने, तो पट में ती जोड़ देंगे तो पठती बन जाएगा। लेकिन वो संस्कृत का बनेगा। अब प्राकृत में क्या कहा है, प्राकृत में कहा है कि ती के स्थान पे क्या होगा, ई। ती के स्थान पे क्या होगा, ई। और पट में से भी ढा के स्थान पे क्या हो जाता है प्राकृत में, ढा। कौन से सूत्र से, 2/24 नंबर के सूत्र से ढा का किया ढा, हो जाएगा पट धन। पहले तिप ऐसे लिखा, अगले स्टेप में लिखा पट धन तिप का प्रत्यय ई किया, सूत्र 7/1 से तिप का प्रत्यय ई क्या बना, पढ़ाई। जो आप पठती बोलते थे संस्कृत में, उसके स्थान पर प्राकृत बनेगा पढ़ाई। ठीक है। अब ता यानी कौन सा रूप, परस्मय पद में, आत्मने पद में। आत्मने पद में भी बनाते अपन, पठ धन ता। पठ का तो पढ़ कर लिया अपन ने 2/24 से, और इसके स्थान पे क्या जोड़ा, ए। क्या बन जाएगा, पढ़ाए, पढ़ाए। इसीलिए प्राकृत में ये पढ़ाई और पढ़ाए दोनों रूप बनते हैं। संस्कृत में तो परस्मय और आत्मने भेद कर दिए, परंतु प्राकृत में परस्मय आत्मने नाम से कोई भेद नहीं है धातुओं के, इसलिए दो दो रूप बनेंगे। जो परस्मय में बनता है वो भी, और जो आत्मने में बनता है वो भी। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, पढ़ाई और पढ़े दोनों रूप बनेंगे। परस्मय में आत्मने मिक्स कर देंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि उभयपदी होती है प्राकृत में सभी धातु में। तो ये पढ़ाई और पढ़े इसलिए दो रूप बनते हैं। इसलिए आप देखते होंगे प्राकृत में बहुत सारे विकल्प रहते हैं, बहुत सारे रूप बनते हैं, एक शब्द के लिए कई कई रूप आते हैं। तो इसी कारण से आते हैं, क्योंकि संस्कृत में परस्मय आत्मा ने दो भेद है क्रियाओं के, यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया तो दोनों के प्रत्ययों को एक साथ बना दिया, तो पढ़ाई और पढ़ाई। इसीलिए टिप और ता दोनों के लिए अलग बता दिए, ई और ए इनका प्रत्यय होता है। और अलग अलग धातुओं के लिए बनाए, ये तो अपन ने पट धातु के लिए बनाई। जैसे अगला इसमें दिया सह धातु, सह में जोड़ा टिप, क्या बनेगा, सह धन ई, क्या बन गया, सहाई। इस तरह से लिख में जोड़िए, लिखाई। और भी धातुएं हैं जो उनमें जोड़ सकते हैं अपन, है रो धातु, रोने के लिए रुद बोलते हैं, तो ऐसे सभी धातुओं में जोड़ा जा सकता है। जाने के लिए गच्छ धातु है, तो गच्छई, गच्छये। अब इसमें ए जोड़ेंगे, तारू बनाएंगे इसका, तो सहधन ए यानी सहाये, यानी ये दोनों रूप इसके बनेंगे, सहाई और सहाय। अगला सूत्र देखते हैं। ये प्रथम पुरुष एक वचन के लिए है। अब इस तरह से द्वितीय पुरुष कौन सा था, द्वितीय नंबर का मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष एक वचन, फिर उत्तम पुरुष एक वचन, फिर उनके बहुवचन। ऐसे एक एक सूत्र में एक एक के प्रत्यय करे जाए। सूत्र नंबर 2,
हासिपोह सी से, हासिपो सी से, अर्थात स्था और सिप के स्थान पर सी और से हो जाता है। स्था और सिप दो रूप थे ना, परस्मय पद में सिप था और आत्मनेय में स्था था। आप जो भी लिखवाया था, चार्ट बनाया था, वो आपको अपने नोट्स में देखते जाना। परस्मय पद में सिप मध्यम पुरुष एक वचन, और आत्मनेय पद में मध्यम पुरुष एक वचन में स्था, दोनों के स्थान पर सी और से हो जाते हैं। यानी सिप के स्थान पर क्या हो जाता है? से, सी, और स्था के स्थान पर से। ठीक है, जोड़ते हैं अपन पठ धातु में, पठ धन सिप। पट का पढ़ बना लिया 2/24 से, ठाका ढाका लेंगे। धन सिप, सिप के स्थान पर सी जोड़ा 7/2 नंबर से, है ना। क्या बन गया? पढ़सी। क्या रूप बना? पढ़सी। और स्था में जोड़ेंगे अपन पढ़धन स्था, पढ़धन स्था का रूप है से, तो पढ़से, पढ़से, यानी सी और से जोड़ करके मध्यम पुरुष एक वचन दोनों बनाए जाते, के दो रूप बनेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन, अभी हस धातु की अपन सह धातु ले रहे थे, सह धातु की बात बनाए। सह धन सिप, क्या बनेगा? सहसी। सहसी, और स्था जोड़ने पर सहधन, स्था का प्रत्यय से, यानी सहसे, सहसे। यह सहाये ए भी बनता है, सीओ से होता है, सीओ से, ठीक है। सहसे, इस तरह से हस धातु में जोड़ लीजिए, हससी, हससे। लिख धातु में लिखसी, लिखसे, बना सकते हैं सारी धातुओं में। चलिए अगला सूत्र, ये सूत्र है तीसरा, इड मिपोर्मी। इड मिपोर्मी, यानी इट और मिप में मी हो जाता है। इट किसे कहेंगे, मिप किसे कहेंगे? परस्मय पद का उत्तम पुरुष एक वचन, और आत्मनेय पद का उत्तम पुरुष एक वचन इट, दोनों में मी हो जाता है। मिप और इट दोनों में मी प्रत्यय होता है। बनाएंगे अपन पठ धातु, पठ धातु में पठधन मिप, पठ का पढ़ कर लिया अपन ने मूल धातु रूप, और मिप का मी जोड़ा, मिप का मी जोड़ा। इसके साथ में एक सूत्र इसमें और लगेगा, जो सूत्र है 7/30 नंबर का। अभी अपना आएगा आगे 30 नंबर का सूत्र, उस सूत्र को भी यहाँ उपयोग करना है। अत आ मिपीवा, 7/30, अत आ मिपीवा। ये सूत्र कहता है कि मिप में आ का आ हो जाता है,
मिप में आ का दीर्घ आ हो जाता है। मिप में धातु का आ का आ दीर्घ आ हो जाता है। तो पढ़ में सूत्र से क्या हो जाएगा? पढ़ा धन मी। शब्द क्या बना? पढ़ामी। उत्तम पुरुष एक वचन पढ़ामी। इसी तरह से अपन सह धातु में जोड़ेंगे सह धन मिप। इट पहले इसमें इट और जोड़ते हैं अपन। पढ़ धन इट। इट का प्रत्यय भी मी है इसलिए इसमें अलग रूप नहीं बनेगा, यही बनेगा पढ़ामी। फिर यही 7/30 का उपयोग करेंगे, आ का आ कर देंगे पढ़ा धन मी बराबर पढ़ामी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ आ का आ करने के लिए आपने 7/30 का यूज किया है, उससे पहले तो अपन 4/1 का यूज करते थे या फिर पहले अध्याय के सूत्रों का उपयोग करते थे। अब यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये किसका विषय चल रहा है? धातु प्रत्ययों का। तो धातु प्रत्ययों में अलग से सूत्र दे दिया है कि मिप में आ का आ हो जाता है, सभी में नहीं, सिर्फ मिप में। मिप क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है मिप। उसमें आ का आ कर देंगे तो यहाँ पढ़ का पढ़ा हो गया, मी जुड़ गया इसमें तो पढ़ामी शब्द बना। ऐसे ही सह में जोड़ेंगे अपन सह धन मिप या इट, दोनों एक साथ जोड़ दिए क्योंकि दोनों का एक ही प्रत्यय। सह धन मी और ये 7/30 नंबर जो इसको दीर्घ आ कर दिया सहामी। इट में भी यही बनेगा, मिप में भी यही बनेगा, तो एक ही रूप बनेगा इसका सहामी। हस में जोड़ेंगे हसामी, लिख में जोड़ेंगे लिखामी, गच्छ में जोड़ेंगे गच्छामी, बन जाएंगे ये रूप। अगला सूत्र देखते हैं। ये एक वचन रूप पढ़ेंगे अपन ने और बहुवचन देखेंगे। सूत्र नंबर 4 जिसमें तीनों के एक साथ बहुवचन के प्रत्यय बताते। यहाँ 3 अलग अलग सूत्र बताए एक एक वचन के लिए। अब सूत्र नंबर 4 में एक साथ सभी के बहुवचन बता दिए। सूत्र क्या है? अंति हेथा मोमुमा बहुषु। पहला कौन सा था? प्रथमा बहुवचन, तो उसके लिए अंति यानी जी के लिए अंति। दूसरा कौन सा था? मध्यमा बहुवचन, उसको क्या बोलते हैं? था। था के लिए हा। और नीचे परस्मय पद में आत्मनेपद पद में क्या था? था के स्थान पर वहां ध्वम, ध्वम में इत था। फिर तीसरा क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन, उसको क्या बोलते हैं? वहां मस, मस में जुड़ेगा मो और मुंह और आत्मनेपद में मंग महिंग, महिंग में जुड़ेगा मां। लिख लेते हैं अपन यहाँ पर झी में, झी का प्रत्यय अंति, झी के बाद में था, था का प्रत्यय हा और था का ही दूसरा रूप है। क्या है दूसरा रूप? ध्वम। जी का दूसरा रूप झा था आत्मनेपद में, लेकिन झा में भी अंति जुड़ता है इसलिए दोनों एक साथ नहीं लिखे, यहाँ लिख ही देते हैं। झी और झा में अंति, था में हा और धा में ध्वम में इत था। फिर मस, मस में मो और मु और लास्ट है महिंग, महिंग में
म, ये सभी के बहुवचन हो गए। ये दोनों प्रथमा बहुवचन, ये दोनों, ये एक ही है, ये दोनों है मध्यमा बहुवचन, और ये उत्तम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, अब अपन धातुओं में लगाएंगे। पट धातु में लगाया, पट धन छी, पट को पट बना लिया, 2/24 से ढाका ढाका दिया और जी का लगाया एनती। जी और झा दोनों में एनती है, शब्द क्या बनेगा? पढ़ंती। उत्तम पुरुष में पट धातु का रूप बना पढ़ंती। दोनों में परस में आत्मा ने दोनों का एक साथ अंति ही है। फिर पट धातु में क्या लगाया अपन ने? था। था के स्थान पर प्राकृत में क्या हो जाता है? हा, यहाँ हा, क्या बनेगा? पढ़। मध्यम पुरुष बहुवचन पढ़, और पढ़ में एक और प्रत्यय जुड़ेगा, ध्वम। ध्वम, ध्वम के स्थान पे क्या बनेगा? पढ़ धन इत्था, तो पठित्था की मात्रा लगी, पठित्था। ठीक है, ये हो गया प्रथम पुरुष बहुवचन। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन। अब बनाना है अपन को उत्तम पुरुष बहुवचन। अब देखिए मध्यम पुरुष में दो रूप बने हैं, पढ़ और पठित्था, पठित्ता। ये दोनों रूप, ये अपन आत्मने और परस में ऐसे भेद नहीं करेंगे तो ये दोनों रूप बनते हैं, ऐसा प्राकृत में पर लिखेंगे। यहाँ था के स्थान पे अपन सीधे क्या बना लेंगे? पढ़ और पठित्था। हम लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उभय पति है ये अपनी धातु, तो था के स्थान पर हा और इसका दोनों रूप चलाएंगे अपन, पढ़ और पठित्था। ठीक है, उत्तम पुरुष और देख लेते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन, पट में उत्तम पुरुष का रूप क्या है? मस। पट को पढ़ किया तो मस में क्या जुड़ेगा? मो और मु, यानी दो रूप ये होगा और तीसरा है, तीन बनेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन में। क्या बना शब्द? पहले मुंह को जोड़ के बनाया पढ़ो, फिर पढ़मु, पढ़मो और पढ़मु, फिर महिंग जोड़ा पढ़ धातु में, महिंग, पढ़ धन मा। एक चीज और यहाँ याद रखनी है, 7/30 नंबर का सूत्र लगाना है जिससे आ का दीर्घ आ करना है। आ का दीर्घ आ करना है। इससे अपन क्या कर दिया? इसको दीर्घ। फिर पढ़ामो पढ़ामू बनेगा, यहाँ बनेगा पढ़ाम, पढ़ाम। एक विशेष बात याद रखना पढ़ धातु के साथ में, यहाँ ढाढक्कन के नीचे बिंदी नहीं लगी है। संस्कृत और प्राकृत में कि बिंदी वाला ढा और बिंदी वाला ढा नहीं होता है। इसके स्थान पे क्या होता है? बिना बिंदी वाला ढा और डा, इसको डा डरिया को बोलती है, ढा ढक्कन का है। ये ना इनको चरण ढा निकलता है, अपन हिंदी में बोलते हैं पढ़ना। यहाँ पढ़ना शब्द नहीं, यहाँ पढ़ाम नहीं है, पढ़ाम, ढा ढक्कन का बोलना है, पढ़ाम। ठीक है, आज इतना ही। मैंने 4 सूत्रों के माध्यम से धातुओं के वर्तमान काल में धातुओं के प्रत्यय बनाना सीखे। चलिए ये करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मत के लो सदा देख हूँ दो।
है दिनवाणी भारती तो ही जो पूमिन ने जो तेरी शरणा बहे सो पावे सुख चैन।